नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैथ्स के टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया होगा। आपका परफॉर्मेंस कैसा था? आपके सवाल सही हुए कि नहीं हुए? इसको आप प्रॉपर ऑब्जर्व करिए, देखिए आप सवालों के पैटर्न को और समझिए इसके सोल्यूशन को और इसको अपनी तैयारियों में शामिल करिए। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे और हम लोग यहाँ पर मैथ्स के जो टेस्ट हमने कल ही प्रोवाइड आपको कर दिया था उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूं। एक एक सवाल की प्रॉपर व्याख्या उसके कॉन्सेप्ट के साथ में देने आपको चाह रहा हूं। आइए चलते हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है और आप लोग आंसर जरूर देते चलिएगा। अगर आपने सही किया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट में मेंशन करते चलिएगा, जिससे हमको भी क्लैरिटी होती जाए, हमको भी कंफर्म रहे कि आप सवाल सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है, जोड़ घटाना इसमें है, बॉडमास का रूल है और इस तरह का सवाल भी आपकी परीक्षाओं से सेलेक्ट मतलब मिल सकता है, आपकी परीक्षाओं से कनेक्ट कर सकता है। हमने जो इस समय वर्तमान की परीक्षाएं देखी हैं उनमें इस तरह के पैटर्न्स लगभग लगभग परीक्षाओं में बनकर आ रहा है, चाहे वो बड़े स्तर की परीक्षा हो चाहे छोटे स्तर की परीक्षा हो। आप चेक करिएगा तो सारे सवाल आपको एग्जाम से रिलेटेड और रिलेवेंट ही दिखेंगे। इसमें एक सिंपल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सब कुछ उधर ट्रांसफर करना है। तो इसको अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट कर लें, एक वैल्यू डिसाइड कर ले तो ट्रांसफर करना भी आसान हो जाएगा। यूनिट डिजिट का उपयोग कर सकते थे लेकिन तब जब यूनिट डिजिट सबके अलग अलग होते, यहां तो सेकंड डिजिट भी मैच कर रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, प्रॉपर ले जाना होगा। और कैसे करना होगा इसके लिए पहले हमें इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, उसके बाद चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसका मान क्या होगा? अब 317 भागे 4 गुणे 8.8, आप बताओ क्या करना पड़ेगा? पहले भाग की गुणा, तो हम सबको पता है कि पहले भाग करना होता है बॉड मास में। भाग करेंगे, 4 सते 28, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, सही है। 8.8 से गुणा करना है। अब इस गुणे में भी आपको दिमाग लगाना है दो तरीके से। कैसे? या तो आप इसको 11 गुणे 8 कर दीजिए, 11 और 8 का मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। 10 से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, 10 से 1.2 आप घटा सकते हैं, तब भी आपका सेट हो जाएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे कर दो, 80 कर दें माइनस यहां 0.75 कर दें, करेक्ट है, ऐसे कर दें और गुणे 8.8 कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से यहां पर 8.8 एक बार इसको गुणा करेगा, एक बार इसको गुणा करेगा। गुणा करिए इसके साथ, देखिए जीरो आएगा, 8 अठे 64, 8 अठे 64, 64 8 अठे 64, 64 से कितना होता है 70 होता है, दशमलव एक स्थान पर लगा। 0.75 से मत करिए, 0.75 का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर आपको जरूरत बाद में भी पड़े, या 3/4 होता है, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। हम इसको 3/4 करते हैं, देखिए हम माइनस लिखेंगे, 3/4 करेंगे, गुणे 8.8 है, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करिए, 2.2 है, 6.6 घटाएंगे, 6.6 आपको घटाना है इस वैल्यू से, करेक्ट है, तो 6.6 हुआ। 10 से 6 4 होता है, 13 से 6 7 होता है, करेक्ट, देखते चलिएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 697.4 हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे रियलाइज करिए तो मैं आपको बता दूं, 858 है बराबर क्वेश्चन मार्क है प्लस 429 है और माइनस में अभी भी 697.4 आया है, करेक्ट। अब जब हमको इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना होगा तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या लिखेंगे बोलिए? 858 लिखेंगे, ठीक है, माइनस 429 लिखेंगे क्योंकि ये टर्म उधर जा रहा है, प्लस 697.4 लिखेंगे, करेक्ट है, यस। अब आपको जैसे देखिए सबके जैसे दशमलव के बाद यहां जीरो है, दशमलव के बाद यहां जीरो है, लेकिन यहां दशमलव के बाद 4 है। जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 जो दशमलव के बाद मतलब इंड से अगर हमने ट्राई किया तो 4 के बाद 0 0 सब में जुड़ेगा, घटे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 0.4 अंत में आएगा, सबके अंत में 0.4 है, देखिए यहीं से मैच हो जाएगा आंसर। जो प्लस वाले टर्म है देखिए इसके सामने भी प्लस लगा है, ए प्लस है 7 है, 8 15 होता है, 15 से 9 निकलेगा तो 6 होता है, तो यहां पर 6 आएगा। अब 6 के लिए ऑप्शन 3 है, तो पहला मतलब सारे ऑप्शंस में 6 है अंत में। फिर सुनिए, देखा कि आगे होता है 9 है, 9 के बाद 5 14 है, 14 में से 2 निकलेगा तो कितना होता है बताइए? 14 में से 2 निकलेगा तो 12 होता है, तो अंत में कितना आएगा बोलिए? 2 आएगा। अब 2 देख लीजिए किस में पॉसिबिलिटी है, केवल एक ऑप्शन में है, बी में है, तो यही राइट सोल्यूशन हो जाएगा आपको 1126.4। अब आगे भी वर्किंग ऐसे ही, देखिए अगर प्रोसेस करना है आपके पास, जैसे 12 का 2 हासिल 1 लिखा था मैंने, 6 कर देते, चाहे उसको जोड़कर एक 7 करिए, 7 8 15, 15 में से आप लोग जो है 4 निकाल दीजिए, 11 बचेगा, तो कैसे भी 1126.4 आया। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन 1126.4 है,
सवाल देखिए है तो जोड़ ही घटा गुणा भाग, लेकिन कैलकुलेशंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। और अगर ऑर्डिनरी होकर करेंगे, आप स्मार्ट से नहीं करेंगे और थोड़ा सा हल्के में से जल्दबाजी में कर देंगे तो गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बहुत केयरफुली करना है और सबको सही करना है ऐसे सवालों को। और कैलकुलेटर और मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, 475 है, इसका फैक्टोरियल है, इसके अनुगामी शून्यों की संख्या, अर्थात इसका जब प्रसार किया जाएगा, गुणा होगा इन सभी का, इसका मान आएगा तो इसके अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। कोई फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है, 475, 474, ठीक है, 474, 473 ऐसे बढ़ते चले गए और सो ऑन, अंतिम में जाएंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। एक प्रकार से 1 से लेकर n तक की संख्याओं का प्रसार है गुणनफल के रूप में। ऐसे में अगर इनके अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है तो शून्यों की संख्या हमेशा 10 पर डिपेंड करती है। 10 अगर जितनी बार होता है प्रसार में उतने ही शून्य आते हैं, और 10 डिपेंड करता है 2 और 5 पर। जितने 2 और 5 के जोड़े बनते हैं उतने शून्य आते हैं, मतलब उतने 10 आते हैं, अर्थात उतने शून्य आते हैं। 2 5 के जोड़े निर्भर करते हैं जो उसमें कम बार अवेलेबल। अगर हम इस फैक्टराइजेशन की बात करें तो इसमें 2 की उपलब्धता हर दूसरे नंबर पर है, ज्यादा बार है, और 5 कम बार है क्योंकि जोड़े हमेशा कम टर्म पर अवेलेबल होंगे। 5 एज ए फैक्टर कितनी बार है, इसके लिए मैंने 475 को जो अंतिम पद था यही मान था 5 से भाग किया। 5 9 45, 5 5 25, 95 को 5 से भाग किया, 19 5 95 होता है। 19 को 5 से भाग किया, 5 15 होता है। सबको जोड़िए, 9 3 12 5 17 होता है, 9 1 10 1 11 117 होता है। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, अंत में शून्यों की संख्या 117 है। देखिए कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बढ़िया रिस्पांस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, दिए गए व्यंजक का मान बताइए। देखिए बहुत बढ़िया सा है, इसका मान प्रसार के रूप में आप ट्राई करिए। मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। अगर कभी nth रूट ऑफ x है तो इसको आप x की पावर 1 बटा n लिख सकते हैं। अगर x की पावर n है फिर से पावर 1 बटा m है तो आप इसको x की पावर n गुणे 1 बटा m लिख सकते हैं। आइए इसका सोल्यूशन किया जाए। 3 की पावर 3 तो है ही है, 1 बटा 2 कर दीजिए, फिर 1 बटा 3 कर दीजिए, फिर 1 बटा 5 कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने ट्राई किया। अब इसका कैलकुलेशन सोचिए, देखिए जो पॉसिबल है, जैसे 3 3 से खत्म, तो 3 की पावर 1 बटा कितना हो जाएगा, 10। एकदम सिंपल सवाल था और आप में से प्रत्येक ने देखिए आंसर बताया है, और कमेंट से आप बता रहे हो, ये अच्छी बात है, और रिस्पॉन्स इसी तरह से आपका बना रहना चाहिए। अगले सवाल पर आइएगा। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिला और वह दूसरे प्रतिद्वंदी को उम्मीदवार को 6524 मतों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 ही प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले। एकदम ऑर्डिनरी सोल्यूशन हम कर देते हैं इजीली। 100% कुल मतदाता थे, इन्होंने अपने मतों को 2 उम्मीदवारों में बांट दिया। पहला उम्मीदवार, जब देखिए ध्यान से समझा करिए, जब कभी 2 ही उम्मीदवार रहे तो जो कुल मत अगर काउंटिंग में आए हैं तो जो 50% से अधिक मत प्राप्त करेगा वही उम्मीदवार विजेता होगा। पहला कितना प्राप्त करता है, देखिए 57% प्राप्त करता है, मतलब 50 के ऊपर है, 100% जीत गया। दूसरा इसकी तुलना में 43% मत प्राप्त किया होगा, 57 43 जोड़ने पर 100 आ रहा है। ये जो डिफरेंस है, दैट इज द मार्जिन, दैट इज डिफरेंस फॉर द विनिंग एंड लूजिंग, मतलब जीत हार की मार्जिन है। 7 में से 3 निकलता है 4, 5 से 4 निकलता है 14% की हार जीत की मार्जिन है। यह 14% ही यह संख्या में कितना कैलकुलेट होकर दिख रहा है, अपने आप को दिखा रहा है 6524। हमको निकालना है कुल मत जो कि 100% है, तो 100% का मान बताएं कितना हो जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। देखिए 7 दूना 14, 7 9 63, 63 2 65 होता है, 7 3 21, 7 दूना 14। 2 से करिए 50 बार, 50 का गुणा इसके साथ करिए, कितना आएगा 50 गुणे। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको ये थोड़ी कुल मत थोड़ी पूछ रहा था, हमसे तो पूछ रहा दूसरे उम्मीदवार को, हारे हुए उम्मीदवार को कितना। अब निकालना हो तो निकाल सकते हैं, 50 से 932 को गुणा कर दे, ठीक है अपने आप। 932 को नहीं, अब उसको डिवाइड किया था मैंने ना, हाँ 50 को कर देने से आ जाता। आपको एक का मान निकालना था क्योंकि हमें हारे हुए उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले थे ये बताना था। 7 दूना 14, 7 से काटा, फिर देखिए 2 1 के 2, 2 चौके 8 होता है, 2 छंगे 12, 2 छंगे 466 हो गया। अब आपको निकालना हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत मिला, 43 का मान बताना है। 43 का मान बताना है तो 43 को 466 से गुणा करो, इतना गुणा उड़ा करने का मन नहीं करता है। 3 छंगे 18, अंत में 8 है, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, और करके सहमत हो जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चौथा सवाल होता है 5वें में, कह रहा 27 बटा 28 है, 27 बटे 28 है, 29 बटा 30 है,
29/30 का लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है, एलसीएम बताना है। जब भिन्न संख्याओं का लासा किया जाता है तो अंशों का लासा होता है बटा हरों का मासा होता है। भाई देखो, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का, और इन दोनों का आपको एचसीएफ लेना होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलिए तो ऑप्शन एचसीएफ बता दिया है, 2 ही होगा। और ये दोनों संख्याएं अगर देखा जाए तो सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। आपको बता दूं कि दो सह अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपको 27 गुणे क्या करना होगा? 29 करना होगा। और डिवाइड बाई इनका एचसीएफ अगर सोचा जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट पाएगी वो 2 ही होगी। करेक्ट है। बाकी देखिए कोई काट नहीं पाएगा, 4 तो काट नहीं पाएगा और कोई नहीं काट पाएगा। अब इनका प्रोडक्ट करिए तो आपके सामने देखिए अंत में सबके देखिए यहाँ पर स्थिति है, इंड से आप मैच नहीं करा पाएंगे। अब जैसे देखिए आपको मान लीजिए गुणा करना हो तो ये सब कंफ्यूजन होती है। फिलहाल मैं एक आपको प्रोसेस बताता हूँ, बहुत बढ़िया लगाना चाहिए आपको। 27 से 29 है, हालांकि 30 - 1 करके करिए तो भी आसानी से आ जाएगा। 9 सत्ते यहाँ लिखो 63, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 14 और 18 होता है 32, 14 18 32, 2 दूना 4, तो यहाँ 3 हो गया। 32 से 38 के 8 हासिल 3 हो गया, 3 4 कितना होता है 7, तो 783 हो जाएगा। 783/2 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। कंफर्म कर लीजिए सभी लोग, आंसर आपको मिल रहा होगा, सब श्योर कर रहे होंगे। शराब और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 65% शराब है। मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। शराब और पानी का जो मिश्रण है उसमें 40 लीटर क्या है बताइए? शराब है। 40 लीटर तो शराब है। देखिए शराब है और पानी है, 40 लीटर का मिश्रण है। 65% अगर शराब है, देखिए शराब होगा, ठीक है, और क्या होगा बताइए? पानी है। शराब की मात्रा कितनी है? 65%। तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 35%। अगर हम 100% का घोल ले ले टोटल, तो 100% में 65% शराब होगा और 35% पानी होगी। अनुपात भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, 5 से 13 बार और 5 से 7 बार। ऐसे हम वैसे भी डिवाइड करके ही करते हैं। 13:7 के भाग में थे। शराब की मात्रा ज्यादा थी, पानी की मात्रा कम थी। मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं, बस सिंपल सवाल हो गया। 13 7 कितना होता है? 20। 20 बराबर क्या है? 40 टोटल मात्रा। 1 बराबर कितना होगा? 2। पानी की मात्रा 7 है, 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14 लीटर। तो 14 लीटर यहाँ पर पानी की मात्रा थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए, छठे सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। सब लोग सेट करते चलिए, बताते चलिएगा। अगला सवाल देखिए, दो समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडर है, मतलब बेलन है, किनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको 3:1 दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। देखिए जैसे इसमें हमसे, जैसे ये बेलन देखिए और इस बेलन को आपको ऐसे फर्क दिख जाएगा, देखिए कभी समझ में आएगा आपको। ये बेलन है पहला, मैं जो क्वेश्चन को देख के बना रहा हूं, ऐसे अपने से नहीं बना रहा हूं। ये बेलन दूसरा है, ये बनाने जा रहा हूं। देखिए ये बनाया, अब इसमें फर्क आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। और मैंने सवाल को देखकर बनाया, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात इसने सवाल में क्लियर किया है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है, दोनों के आयतन सेम है। अब इसकी रेडियस अगर देखो, इसको हमने कहा चलो कैपिटल आर है, इसको हमने कहा स्मॉल आर है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? स्मॉल आर है। इसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया, इसकी ऊंचाई को स्मॉल एच मान लिया। दरअसल आयतन बराबर थे तो रेडियस हाइट को मैनेज करेगा, हाइट रेडियस को मैनेज करेगी। इनकी त्रिज्याओं में 3:1 का अनुपात है। ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा गया, दोनों के आयतन सेम थे, तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कर दीजिए, इंटू एच, एच मतलब कैपिटल एच, बराबर पाई लिखिए, आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच कर दीजिए। सही है। सबसे अच्छी बात तो पाई पाई से खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान यहाँ पर भाई इसका अनुपाती सेक्शन कितने से रिलेट करेगा? 3 से, और इसका अनुपाती सेक्शन किससे रिलेट करेगा? 1 से। तो 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा, गुणे एच कर दीजिए, बराबर यहाँ पर पाई तो खत्म ही हो चुका है, आपको पता है। यहाँ 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, गुणे एच कर दीजिए। हमसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, तो एच अपान स्मॉल एच करिए, तो 1:9 कितना हो जाएगा? 9। 1:9, ध्यान दीजिएगा इस बात का, और सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। मतलब जिसकी त्रिज्या ज्यादा थी तो अपनी ऊंचाई को घटाएगा ना, घटाया कि नहीं, देखिए तभी तो आयतन बराबर हो पाएगा। तो राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन इस सवाल का आप लोग लिखिएगा, 7वां डन होता है। 8वें पर आइए। एक स्मार्ट टीवी है, एक स्मार्ट टीवी को 1,65,56,000
में खरीदा गया। इसके मूल्यों में 10% 40% की वृद्धि की गई थी। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई थी। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, सिंपल बताना है। जब किसी वस्तु को के दाम को पहले बढ़ाकर खरीदा जाए, और मतलब जितना प्राइस थी उससे बढ़ा के खरीदा गया, खरीदने के बाद उसका जो अंकित मूल्य है उस पर छूट दिया गया। दुकानदार की यही टेंडेंसी होती है। जैसे उसने क्या किया था, दाम को बढ़ाया था। कितना बढ़ाया था, 40%। तो 40% का मतलब होता है 2/5, और फिर उसने छूट दी थी 20% की, जिसका अर्थ होता है 1/5। इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं कि अगर हमने खरीदा था 5 में, तो उसको 2 बताया, बढ़ाकर 7 बताया था ग्राहक को। अगर मैंने 5 बताया था ग्राहक को, तो 1 कम करके 4 में बेचा था। मतलब फाइनली खरीदा था 25 में और बेचा था 28 में। समझ रहे हैं, खरीदा था 25 में, बेचा था 28 में। सवाल कहता है कि खरीदा कितने में था, देखिए 15,600 है, तो आप 25 का मान आप 15,600 कर सकते हैं, 15,600 कर सकते हैं। आपको 28, अब देखिए यहां पर हमको, मैं आपको बताऊं कि इसमें ये बताना ही नहीं है कि हमें कितने रुपए का फायदा हुआ या कितने रुपए में टीवी बिकी, इन सब से कोई मतलब ही नहीं, अर्थात इसका कोई उपयोग ही नहीं इस सवाल में है। केवल आपको सिंपली बताना है कि कितने परसेंट का उसे फायदा हो गया। 25 में खरीद कर अगर वह तमाम व्यवस्था करके तामझाम करके 28 में बेच रहा है, तो 3 का फायदा है। और किस पर है, 25 पर है। तो 3 गुणे 100 बटे में क्या करूंगा, बोलिए 25 करूंगा। 25 चौके 100 होता है, 4 तिया 12 होता है ना। 4 गुणे आप 3 कर दो तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12% का यहाँ पर उस सौदे में उसे लाभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है। सवाल नंबर 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होता है। 9वें सवाल पर आइए। 3 किलोमीटर की दौड़ होती है, एक दौड़ हुई है, रेस जिसको कहते हैं। एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। चाहे 60 मीटर की दूरी बोलिए कि 60 मीटर, जैसे दौड़ क्या होती है पता है, जैसे मान लो हम लोग एक ही दौड़ के लिए दौड़े, तो मैं आपको 2 तरह से हरा सकता हूं, या आप मुझे 2 तरह से हरा सकते हो। मान लो एक फिक्स डिस्टेंस थी, और या ऐसे कह दीजिए कि जब हम जैसे हम दोनों एक दूसरे को रेस में जैसे पार्टिसिपेट किए हम लोग, और हमने तय किया कि हम दोनों को 5-5 मिनट तक दौड़ना है, तो 5-5 मिनट तक दौड़े। हमने 5 मिनट में 500 मीटर तक कवर किया, आपने 505 मिनट में ही 400 मीटर कवर किया, तो मैंने आपको एक फिक्स समय में 100 मीटर से हरा दिया। या ऐसे होता है कि हम 100 मीटर की रेस किए, हम उस 100 मीटर को कवर किए 8 सेकंड में, आपने उस 100 से मीटर को कवर किया 10 सेकंड में, तो मैंने आपको 2 सेकंड से हरा दिया। ये स्थिति होती है। तो कभी समय से हराना और कभी दूरी से हराना, इस प्रकार से रेस का अप्रोच होता है। 3 किलोमीटर की दौड़ थी, एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड्स में हरा देता है। ज्ञात करें यक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा था। यक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा था, इसको इजीली करिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की नहीं बात है। ये 3 किलोमीटर की दौड़ थी, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर दौड़ना था। 2 प्रकार से कंसीडर किया गया, एक यक्स था दूसरा वाई था, दोनों इस दौड़ में पार्टिसिपेट किए। अब हुआ क्या होगा, या तो देखिए ऐसे सोचिए, या तो यक्स और वाई दोनों ने दौड़ पूरी करी, दोनों ने दौड़ पूरी करी। अब इस दौड़ में हुआ क्या होगा कि यह जो है इस दौड़ को 5 सेकंड पहले ही पूर्ण कर लिया। मतलब ये जैसे यहां था एक्स वाई था, तब तक एक्स यहां पहुंच चुका था, ये 5 सेकंड की दूरी, 5 सेकंड का समय मार्जिन हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि दोनों ने एक समय तक दौड़ करी, एक समय तक दौड़ करी, मतलब एक निर्धारित, भाई ऐसे ही तो रहा होगा, जैसे मान लो 8 बजे दोनों दौड़ना शुरू किए, 8:10 पर ये यहां पहुंच गया, ये यहीं रह गया, तो 8:10 तो दोनों का बराबर ही हो रहा था ना। और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच की जो दूरी रह गई, वह दूरी कितने की रह गई बताइए, 60 मीटर की रह गई, 60 मीटर की रह गई। अब आपसे सवाल हमसे क्या पूछा है बताइए, पूछा है कि एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा। अब आप खुद सोचो, इस 60 मीटर की जो लेंथ है, इस 60 मीटर की लेंथ में यह 5 सेकंड पीछे है और यह 5 सेकंड आगे निकल गया, तो मतलब इसने 5 सेकंड पहले ही लेंथ को तय कर लिया। इसलिए यक्स की जो चाल होगी वो 60/5 होगी। 60/5 का मतलब 12 मीटर पर सेकंड होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी। अब हमने देखा, अब इसमें पूछा क्या है, यक्स द्वारा पूरी दौड़ को कितने समय में उसने तय किया था, पूरी दौड़ को कितने समय में पूरा किया था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उसने 60 मीटर की दौड़ को 5 सेकंड में पूरा किया था, तो 3 किलोमीटर की दौड़ को कितने सेकंड में पूरा किया होगा। ऐसे ही सोच सकते हैं भाई, हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है,
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर क्या होगा बताइए, 3000 मीटर होगा। कितना होगा, 3000 मीटर होगा। अब इस 3000, अब ऐसे सोचिए कि 60 मीटर को उसने कवर किया था 5 सेकंड में, समझ रहे हैं? तो 3000 मीटर को कवर किया होगा कितने सेकंड, बोलिए। 60 से इसको डिवाइड करिए, 5 बार गया, 50 को इससे गुणा करिए, 250 सेकंड में। ऐसे ओरल आप बता सकते हैं 250 सेकंड इस सवाल का राइट सोल्यूशन। आपको समझ में भी आ गया होगा क्या करना था। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आजकल रेस वाले दिख रहे हैं, तो रेस का मैं एक सेशन लूंगा, बढ़िया आप लोगों को कवर कराऊंगा। फिलहाल इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। 9वां सवाल डन होता है। 10वां देखिए, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ही ले जा सकती है। लिफ्ट की अपनी एक लिमिट है कि वह 65 किलोग्राम के अगर औसत भार के व्यक्ति हैं, 65 के, तो हम 6 लोगों को लिफ्ट कहती है कि हम ले जा सकते हैं, करेक्ट। अब उस लिफ्ट में 5 लोगों का जो औसत भार है 67.2 किलोग्राम है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग लिफ्ट में घुसते हैं, लिफ्ट में जाना आना होता है, तो अगर हम में से कोई भारी होता है तो हम लोग उसको मना कर देते हैं, क्योंकि लिफ्ट में लिखा रहता है कि आप इतने व्यक्ति जा सकते हो, इतना भार जा सकता है। औसत भार की बात है, देखो लिफ्ट का वजन सहने की जो कैपेसिटी है वो इतनी है। दरअसल औसत सबको कंफर्म है, योग बटा संख्या होता है। अर्थात हमें समझ गए कि लिफ्ट एक समय में, क्योंकि वह 65 किलोग्राम के 6 व्यक्ति को ले जा सकती है, तो टोटल जो योग कवर कर सकती है, अर्थात टोटल जो भार सहन कर सकती है लिफ्ट, वो 65 गुणे 5 6, 6 पंचे 30, 6 चाके 36, 390 किलोग्राम वह भार वेट सहन कर सकती है। जबकि पता चला कि 5 किलोग्राम 5 व्यक्ति गए, 5 व्यक्ति पहले से घुसे पड़े हैं उसमें, ठीक है, 5 व्यक्ति घुसे पड़े हैं और उनका जो वेट है वो कितना है, 67.2। मैंने ट्रेडिशनली यही किया है, 5 दूना 10 से, 5 सते 35, 1 36, 6 हासिल 3, 5 छंगे 30, 30 3 33, 336 किलोग्राम का व्यक्ति, मतलब 336 किलोग्राम वेट अभी तक मेंटेन हो चुका है। एक व्यक्ति जो अधिकतम भार वाला है, भाई न्यूनतम भार वाला तो भर ही सकता है, भाई कोई अगर 30-35 किलोग्राम का है तो उसको थोड़ी हम मना करेंगे। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा अधिकतम भार वाला कितना व्यक्ति जा सकता है। 10 से 6 4 होता है, 8 से 3 5 होता है, 54 किलोग्राम का व्यक्ति और इंटर कर सकता है, उससे ऊपर के भार का नहीं जा सकता है। उससे ऊपर 55 भी आएगा तो मना कर देगा, भाई देखो अलाउड नहीं है, 54 तक तो अलाउड होगा, क्योंकि 54 जोड़कर इसको 390 बना सकता है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन 10वें का आपके सामने है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। 5/4 से करना था, मतलब ज्यादा करना था, लेकिन 4/5 से किया तो निश्चित तौर पर प्रतिशत में त्रुटि आएगी। और कितने परसेंट की त्रुटि होगी, करना था 5/4 से, कर डाला 4/5 में, ठीक है। 5 पचे 25, 25 करना था बट किया उसने 16। अब कमी तो आई, भाई रियल वैल्यू तो 25 थी बट वैल्यू उसने लिया 16। कितना कम हुआ बोलिए, 16 से 9 25, भाई 16 9 कितना होता 25, तो ये 9 घट गया, 9 देखिए 9 गुणे 100 हुआ बटा 25 कर दो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 9 36, 36% की त्रुटि आई, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में है। तो 11वां सवाल ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है अभी प्रेजेंट में। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है, देखिए शिवाजी हैं और प्रभु हैं, ठीक है। इनकी जो एज का रेशियो है 11 कितना है, 7 है। कह रहा 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद इनकी एज का जो रेशियो होगा 15 कितना होगा, 11 होगा। एज का रेशियो 15:11 होगा। उम्रों में अंतर पूछ रहा, उनकी आयु में क्या अंतर है बताना है। देखो 8 साल का जो चेंज आया है भाई, ये वर्तमान की थी और ये बात की थी, ये वर्तमान की स्थिति थी और ये बात की। ध्यान से देखिएगा, आयु में परिवर्तन तो होता ही है, हर व्यक्ति जैसे जैसे समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी तो उसकी उम्र की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, यहां भी रहेगा वही उतना, यहां भी रहेगा। लेकिन एक बात सोचिए, जो एज का जो रेशियो गैप जो आया है, रेशियो जो चेंज हुआ है, ये इसकी वजह से चेंज हुआ, जो 8 साल हमने दोनों में जोड़ा है। जैसे अगर कोई इस समय 10 साल का है और 15 साल का है, तो 5 दूना 10, 5 2 3 का अनुपात होगा। 5 साल बाद 10 वाला 15 का हो जाएगा और 15 वाला 20 का हो जाएगा। तो 15 और 20 का अर्थात 3 और 4 का अनुपात, अनुपात बदलता जा रहा है। यहां भी सेम वही चीज हुआ, अनुपात तो बदला, लेकिन मान सोचो, मान में क्या परिवर्तन हुआ भाई, मान में 8 साल के परिवर्तन की वजह से ही तो अनुपात में परिवर्तन हुआ। क्या मान में परिवर्तन समान है, हाँ बिल्कुल समान है, 8 8 जुड़ा दोनों में। क्या अनुपात में परिवर्तन समान है, हाँ बिल्कुल समान है। अगर ये समान ना होता तो हम इसको करते, और है तो बहुत अच्छी बात है। इसको अनुपातिक अंतर 4 है और रियल अंतर 8 है, 1 बराबर 2 होगा।
हमको एज का डिफरेंस देखना है। एज का डिफरेंस चाहे आप यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें, 4 का अंतर है, तो 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8 है। 8 साल का ही गैप है, उनकी आयु में भी 8 साल का गैप है। आप उम्र निकालना चाहे तो उम्र भी निकाल सकते हैं। 11 दूना 22 होगा और यहाँ पर 7 दूना 14 होगा। ठीक है, 22-14 का अंतर भी 8 ही का होता है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। तो 12वां सवाल डन होता है। 3 व्यक्ति हैं, 5, 4, 8 के अनुपात में निवेश करते हैं व्यापार में और 1 वर्ष के बाद ए और 500 का निवेश करता है, बी 4,300 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का जो अनुपात है 7-5-4 का बन गया है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था ये हमको बताना है। देखिए ऐसी स्थिति थी यहाँ पर, जैसे हम ऐसे मान लेते हैं, समझिएगा बातों को। स्थिति यह है कि 3 व्यक्ति थे जो 5, 4 और 8 के अनुपात में निवेश किए थे। 5, 4, 8 का निवेश देखिए कुछ इस प्रकार से हम ऐसे सेट कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए पहले का 5 था, दूसरे का 4 था, तीसरे का 8 था। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि 1 वर्ष बीतता है, ये क्या करता है भाई, 1 साल तक तो प्रॉपर चलते रहे लोग, ऐसे चाहे तो आप लोग कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए समझते हैं। यहां पर कहा है कि यहां पर ए का निवेश 5 है, बी का 4 है, सी का कितना है 8 है। ये लोग साझेदारी में काम करते। 1 साल के बाद 1 साल बीता, 1 साल बीता, 1 साल बीता, 1 साल का मतलब सिंपली एक एक ही मान के चलिए। बी क्या करता, सॉरी ए क्या करता है, 5,500 का निवेश और करता है, 5,500 और लाके जमा कर देता है। ध्यान देखिएगा, जमा कर दिया 5,500। ठीक है, 5,500। बी भी क्या करता है, 4,300 निकाल लेता है, 4,300 निकाल लेता है। लेकिन सी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, सी मेंटेन रखा। सी कह रहा कि हमको कोई चेंज नहीं करना है। तो अब एक अगला समय बीता और कितना समय बीता है कंफर्म नहीं है, तो कह रहा है इनका जो निवेश है उस अनुपात होगा वो 7, 5 और 4 का हो जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था ये हमको बताना है, कंफर्म करना है। स्टार्टिंग में ए का इन्वेस्टमेंट क्या था ये हमको डिसाइड करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर हमको ये समझना है ना कि जो सी था हर जगह बराबर था। अगर सी को मुझे बराबर करना है तो हमें क्या करना चाहिए पता है, हमें ये चेक करना चाहिए जैसे कि यहां पर 8 से 4 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 8 से 8 ही रहे बराबर करने के लिए। तो मैंने इसको क्या किया पता है, 2 से गुणा कर दिया। इसको किया तो मुझे इसको भी करना होगा और इसको भी करना होगा। इस प्रकार से इसका मान 14 हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का जो फर्क है उसी को देखना है आप लोगों को। जैसे 5 से देखिए आपके सामने क्या स्थिति है, 5 से भाई ये 14 हो गया और 4 से 10 हो गया। मतलब हम ऐसे समझ गए कि यहाँ पर ये दोनों 5 और 4 के अनुपात में थे, भाई इसका तो कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन अभी 14 और 10 का हो गया। लेकिन इसके लिए परिवर्तन जो हुआ है, इसने क्या किया था, 5,500 का एक्स्ट्रा निवेश किया था, 5,500 जोड़ा था। ठीक है, 5,500 जोड़ा था। जबकि दूसरे ने क्या किया था, 4,300 निकाला था। 2 तरीके से कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड होता है, या डायरेक्टली हम 5x और 4x मान लेते। 5x में 5,500 कर देते, 4x में हम आपका 4,300 घटा देते, तब भी जाकर के हम डिसाइड कर सकते थे, तब भी चीजें सेट हो जाती। समझ रहे हैं? चाहे आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 14-10 लिखे हैं, सरल भी करके जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सरल करने से फिर वही बन जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर जैसे हमको यहाँ समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो रेशियो बनकर आए उसको ऐसे ले, सरल करके चलेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो आपको इसको समझना है। 10 पचे कितना कर दें, 50। ये तरीका देखिए, 14 चौके 56, कितने का अंतर है, 6 का। इधर देखिए इसने क्या किया था, 5,500 बढ़ाया था, तो यहाँ 5,500 लिखिए तो 55 लिख देता हूं केवल। इसको इससे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। अभी 100 से बाद में कर लेंगे। और इसने 4,300 घटाया था तो माइनस है, और 43 से हम इसको देखते हैं तो कितना, 14-3 48, 14 28, 14 42, 42 के 2 हासिल 4, 14 चौके 56, 56 4 कितना होता है 60। लेकिन ये माइनस में है तो जब इनका जब डिफरेंस होगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 2 होगा, 5 होगा। ठीक है, और 6 5 11 होगा, 1152 होगा। 1152 को 6 से कंपेयर करिए, 6 बराबर 1100 कितना कर दीजिए, 52 कर दीजिए। ठीक है, 1152 कर दीजिए। आपको अभी 2 जीरो है इसके बगल में लगा, आप चाहे तो अभी से लगा के रख लीजिए। हमको क्या निकालना था, ए का निवेश। ए का प्रारंभिक निवेश कितना था, 5 था, तो 5 का मान हमको बताना है। 6 से करिए इसको डिवाइड, 6 के 6 होता है, 5 5 6 9 में 54 होता है, 6 दूना 12, 19,200 हो गया। 5 से गुणा करिए, 0 0
5 दूना 10 होता है, 5 9 45, 1 46 होता है, 5 1 के 5, 5 4 9, 96,000 था इसका अमाउंट। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, जैसे आप जितना मैंने बताया है इसको अगर रिकॉग्नाइज करिए, रिवाइज करिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। हमको क्या करना था, जो सी वाला मान था उसको सेम करना था, तो सेम था मतलब 4 8 था तो 8 ही इसको भी बना दीजिए। जो परिवर्तन इसमें हो रहे, क्योंकि अब इससे कोई लेना देना तो है नहीं, इन्हीं दोनों में लेना देना। जैसे अभी एक हमने नहीं पढ़ा आपको आयु संबंध वाला, वो ऐसे ही तो सवाल है भाई, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखो, पहले उसकी वैल्यू 5x थी और दूसरे की वैल्यू 4x थी, इसने 5500 जोड़ा है और इसने 4300 घटाया है, बराबर आप कर दीजिए 14/10, अपने आप सेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे? तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इसका कोई उपयोग ना करें सी का, तब भी सवाल हल हो जाएगा। सी से इस मतलब इस फंड में कोई मतलब ही नहीं है। आप 14/10 के अलावा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इस सी से कोई लेना देना नहीं सवाल में। हमको बी, ए और बी से ही मतलब है। ए ही परिवर्तन कर रहा है, बी ही, उन्हीं का अनुपात उपयोग कर लीजिए, उन्हीं का मान भी पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं कि सी का पूछ रहा है। तो इसलिए सी से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली सवाल आप हल कर सकते हैं। 13वां नंबर आपका डन होता है। 14 पर आइए। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और पाई का मान अपने को दिया है। एक अर्धगोला देखिए ऐसे है, अर्धगोला है और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका टीएसए वो होता है 3πr²। कितना होता है? 3πr²। इसकी जो रेडियस दे रखा है कितना दिया है बताएं? इसकी जो त्रिज्या है 28 दिया है और पाई का मान कितना दिया है? 3.14। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आइए निकालता हूं। 3 लिखिए और पाई की जगह 3.14 लिखिए। आर की जगह पर 28 गुणे 28 करिए, ठीक है, 28 गुणे 28 करिए। अब यहां पर आपको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन देखना होगा और मल्टीप्लीकेशन में भी इस बात का ख्याल रखिए, अंत है, सेकंड है, उसके बाद मतलब अंतिम के 2 डिजिट तो मैच ही कर रहे हैं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई कैसे हम कर सकते हैं। अपने पास तरीके हैं और अलग अलग तरह के, जैसे 28 का वर्ग अगर आपके दिमाग में है, ठीक है, 28 का वर्ग, हालांकि 3.14 है, 3 है, तो मतलब कुछ तो हर तक हमें मल्टीप्लीकेशन पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर हम कर डाले तो फिर आराम से यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं मतलब। लेकिन सीरियसली आपको समझना ही पड़ेगा इसको। आपको करने के लिए आपको जैसे 28 का वर्ग लिखिए, 784 मान लीजिए हो गया, ठीक है। आपको इसका गुणा करिए 3 से कर दीजिए, 3 चौके 12 होता है, 3 एक के 3 एक 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 9.42 हो गया। 3 डिजिट के 2 नंबर हो गए, मतलब एक प्रकार से आपके पास 9.42 से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बताइए? 7385.28 हो जाएगा। 7385.28 जो आपको देखिए 7385.28 मतलब पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे तो सवाल आपका हल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित कीमत पर 12% की अनुमानित अनुमति छूट की दे देता है, फिर 10% का तब भी लाभ कमाता है। वस्तु की अंकित मूल्य, देखिए ध्यान से, जब कोई वस्तु को छूट देकर बेचने पर भी लाभ प्राप्त, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है इस समय, तो उस केस में भी हम लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन बना सकते हैं। इसके लिए 100 वैल्यू मानना चाहिए और इसी पर छूट लगाना चाहिए। जैसे छूट दिया है 12% की, 12% की छूट मतलब ये 88 हो गया, फिर भी 10% का लाभ कमाता है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? 110 हो जाएगा। ये जो बनाना है सीपी और एमपी का अनुपात हो जाता है। अगर काट सकते हैं तो बिल्कुल काट दीजिए, कट भी रहा है। 11 8 88 है और 11 धाम में 110 है, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है, 4:5 का अनुपात है। करेक्ट है? यस। ये क्रय मूल्य है तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 4 बराबर 2500 और निकालना क्या है? अंकित मूल्य जो 5 का मान है। साल करिए, 4 से इसको 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। 5 से गुणा करिए, 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाए? 3125 हो जाएगा। 3125 पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इस वस्तु का जो अंकित मूल्य बनेगा 3125 रुपए होगा। 15वां सवाल आपका डन होता है, ठीक है। 16वें पर आइए। ये बी से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। कार्य की करने की अपनी इफिशियंसी दोनों की दिया है, क्षमताएं बताया है। ए बी से 3 गुना तेज काम कर सकता है। बी अकेले किसी काम को अगर 288 दिनों में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। यहां पर हमें सबसे पहले ए और बी की क्षमता दिया है। क्षमता में क्या बोला है? ए बी से 3 गुना तेज काम करता है, 3:1 है।
अब यहां पर कहा है, अच्छा देखिए ऐसी स्थिति में क्षमता क्या बताती है कि हम एक यूनिट समय में कितना काम कर लेंगे। ए कहता है हम एक यूनिट समय में 3 काम कर पाएंगे, बी कहता है हम एक यूनिट समय में एक काम कर पाएंगे। बी अकेले एक दिन में एक काम करता है, एक दिन ही तो है ना, हाँ, और 288 काम इसने क्या किया, मतलब कहते हैं ना बी अकेले जो है एक दिन में एक काम करके किसी कार्य को 288 दिनों में पूर्ण करता है। तो आप अगर टोटल वर्क निकालना चाहेंगे तो क्षमता जो एक की है, बी के लिए बोल रहा हूं, और 288 अर्थात दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वर्क ही 288 हो गया। जैसे हम अगर मान लो एक दिन में एक काम करते हैं और आपने मुझे कोई काम दिया, मैंने उसको करने में 288 दिन लगाए, तो मैंने कितना काम किया, 288 गुणे एक काम किया। अब दोनों लोग मिलकर करना चाहते हैं, आपकी क्षमता 3 है, मेरी क्षमता 1 है, मिलकर हमारी क्षमता कितनी होगी, 4। अब ए और बी मिलकर अगर उस काम को करना चाहते हैं तो 288 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 72 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। जब दोनों मिलकर जुलकर काम करेंगे तो 72 दिनों में कार्य डन होगा। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट हल हो जाएगा। 17 पर आइए। एक ट्रेन अपने विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड और 42 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 7 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी है। बहुत ही बढ़िया, देखिए आराम से समझिएगा। ट्रेन क्या करती है, दो व्यक्ति हैं जो उसकी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा मतलब ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, अब ऐसे दोनों चल रहे हैं। एक चल रहा है 26 मीटर पर सेकंड की गति से और एक चल रहा है 42 मीटर पर सेकंड की गति से। 42 मीटर पर सेकंड की गति से ऐसे चल रहा है। दोनों को उसने क्या किया, एक को पार किया 9 सेकंड में और दूसरे को पार किया 7 सेकंड में, ठीक है। ऐसे पार किया ट्रेन ने। देखिए लिखा होगा, ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में 26 मीटर पर सेकंड और 42 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 7 सेकंड में पार कर लेती है। दरअसल यहां समय क्यों कम लगा, क्योंकि यहां पर उसकी व्यक्ति की स्पीड ज्यादा थी। अगर हमसे कोई विपरीत दिशा में चलकर हमको पार करेगा तो हम दोनों की चालें जुड़ती हैं। ट्रेन भी देखिए जब कम स्पीड वाले व्यक्ति को पार करने में ज्यादा समय लगा रही थी और ज्यादा स्पीड को वाले व्यक्ति को पार करने में कम समय लगा रही थी। ऐसे में मैं आपको बताऊं, जैसे सवाल पूछा है क्या, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन कितने मीटर की लंबी है। दरअसल ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। ट्रेन ने अपनी लंबाई को इनकी चालों के योग के साथ, अगर एकदम ट्रेडिशनल आपको जाना है तो ट्रेन की लंबाई सोचनी है, ट्रेन की चाल सोचनी है, ट्रेन की चालों को जोड़ना है लंबाई के हिसाब से। भाई देखिए अगर हम कंपेयर करना ही चाहें तो देखिए क्या होता है, अगर आप ऐसे सोचिए तो आपको क्लियर होगा, बाकी वर्बल आ जाएगा, ऐसी टेंशन नहीं है। हम स्पीड के हिसाब से भी बना सकते हैं, हम आपको कंफर्म कर दें। जैसे ट्रेन की लंबाई मान लो यल है, ठीक है, और जब ट्रेन की स्पीड की बात करो मान लो एक्स है, ठीक, एक्स है। इस प्रकार से ट्रेन अपनी लंबाई को अपनी चाल से चलकर करती थी। बस जब ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया होगा, इस व्यक्ति को, भाई ट्रेन तो सेम मीटर लंबी है, तो ट्रेन की चाल को हम कैसे कंपेयर करें या लंबाई को कैसे कंपेयर करें। लंबाई मतलब उसने अपनी ही लेंथ को तो पार किया होगा, तो लंबाई मतलब एक प्रकार से दूरी बराबर चालों का योग होगा। ट्रेन की चाल कितनी है, एक्स है, समझिएगा ट्रेन की चाल एक्स है और उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 26 मीटर पर सेकंड है, गुणे कितना कर दिया बताइए, कितने सेकंड में पार कर लिया, 9 सेकंड में पार कर लिया। सही है। जब इसको उसने पार किया होगा, सेम ट्रेन की लंबाई है, सेम ट्रेन की चाल है, कितनी बताएं, यहां पर उस व्यक्ति की चाल 42 है और कितने सेकंड में पार किया, 7। भाई लंबाइयां तो बराबर ही है, दोनों की लंबाइयां बराबर है, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वल कर दें। जैसे हम क्या कर सकते, बोले अभी यही चीज को हम ओरल आपको करके दिखा देते हैं। हम लिख सकते हैं दोनों को कैसे, यहां पर 9 इंटू एक्स प्लस 26 बराबर 7 इंटू एक्स प्लस 42। सही है, ऐसे हम लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, एक्स प्लस 42। तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए 9x प्लस 26 नमा 9 छंगे 54, 9 दूना 18, 5 23, 234 बराबर 7x प्लस 7 दूना 14, 7 चौके 28, 1 29, 294। 9x में से 7x निकलेगा, 2x आएगा, बराबर इधर ए जाएगा तो 4 से 4 जीरो हो जाएगा और 9 से 3 6 60 हो जाएगा। करेक्ट है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, x का मान 30 हो गया। तो ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ट्रेन की लंबाई अगर निकालनी चाहे यहां पुट कर दे चाहे यहां पुट कर दे, तो 30 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 30 72, 72 गुणे आप 7 कर दो, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 49 से कितना होता है 50। 504 मीटर लंबी ट्रेन है,
आप वहां पुट कर दो तब भी हो जाएगा, या सीधा सीधा ही कर देते। क्यों ऐसे किया? दोनों की चालों में भाई फर्क कितना आ रहा है? 2 का। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों के समयों में फर्क कितना है? 2 का। क्यों है? क्योंकि इनकी डिस्टेंस में, लेंथ, चालों में फर्क है। कितना चालों में फर्क है बोलिए? 12 से 6 6 होता है, 3 से 2 1 होता है, 16 का फर्क है। 16 का फर्क है। क्यों फर्क है बोलिए? देखिए ऐसे हमने देखा 12 से 6 6 है, 3 से 2 1 है, तो हमने 16 का फर्क है। क्यों है? 2 है। 16 दूना 32। हम ट्राई ऐसे भी तो कर सकते थे। हमने वही चीज तो टोटल यहाँ पर डन किया, 2x किया और दोनों का हमने उपयोग किया। इस हिसाब से भी हम जाकर के आंसर कर सकते थे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ट्राई कर लीजिएगा, 504 करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगले सवाल पर आइए। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज पर देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है, तो x का मान क्या होगा? दर लिखिए, कितना है? 10%। समय लिखिए, करेक्ट है, समय है 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष। 10% को क्या लिख सकते हैं? 10% को भिन्न में 1/10 लिख सकते हैं। 4 से कर दो गुणा, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, अर्थात 2/5 हुआ। ये जो रिलेशन बनता है दर और समय का, आपने सीखा होगा, यह साधारण ब्याज होता है और यही प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दे तो अमाउंट हो गया 7, और 7 बराबर आपको देखिए कितना दिया है? 21,000। पूछा क्या है? यक्स मतलब मूल्य राशि, मूल्य राशि मतलब 5, तो 5 बराबर क्या होगा? 7 त्रिक 21 होता है, 3,000 हो गया। 3,000 गुणे 5 कर दे, 15,000 यहाँ पर इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो मूलधन के रूप में माना जाएगा। ब्याज भी पूछ सकता था, ब्याज भी आप आराम से निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं। 2 का मान निकाल देते तो ब्याज ही आ जाता। आगे बढ़ता हूं। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि कोई टाइल का एक भी भाग बर्बाद ना हो? लंबाई थी 100 मीटर की, चौड़ाई थी 80 मीटर की। अब सुनिएगा, ये आयताकार सतह थी, इसको ढकना है, टाइल्स लगवानी है। लंबाई की तरफ कितनी टाइल्स लगेगी, चौड़ाई की तरफ से कितनी टाइल्स लगेगी? इसलिए सबसे पहले एक ऐसी संख्या लीजिए जो टाइल्स की भुजाओं की संख्या हो सकती है। समान भुजाएं होती क्योंकि वर्गाकार टाइल्स हैं, तो इसके लिए इन दोनों का एचसीएफ सोचना होगा, और एचसीएफ आएगा 20। कितना आएगा? 20। सही है, लेकिन 20 टाइल्स मत सोचिए, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे सोचिए। वो अलग बात है कि आ जाए, ठीक है। 20 तो वर्गाकार भुजा, वो जो वर्ग है उनकी भुजा है, तो 20 के हिसाब से लंबाई की तरफ आप कितनी टाइल्स रख सकते हो? कितनी रख सकते हैं बताए? 20 से भाग कर दीजिए, 20 पंचे 100, 5 टाइल्स लंबाई की तरफ से और 4 टाइल्स 20 से भाग करने पर चौड़ाई की तरफ से। ये अलग बात है, 5 चौके 20 ही आंसर आएगा, लेकिन बहुत सवालों में ये चीज फंस जाता है। आपको कई लोग एचसीएफ बता करके कहेंगे 20 है, जबकि 20 नहीं। कई बार अगर मान लो एचसीएफ यहीं पर 10 आता या किसी और तरह से कोई परिवर्तन होता, तो क्या वही मान तोड़ी आता? इसको आपको भाग दे करके टाइल्स की संख्या लंबाई चौड़ाई में निकाल, चौड़ाई की तरफ 4 टाइल्स रख सकते हैं, लंबाई की तरफ 5 टाइल्स, तो 5 गुणे 4 टोटल 20 टाइल्स रख सकते हैं। यही आपसे पूछा भी था। आगे बढ़िए। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। उसकी वास्तविक दूरी ज्ञात करें। सुनिए, उसकी स्पीड जो थी वह 8 से 12 हो गई, मतलब उसने अपनी स्पीड को बदल दिया। दरअसल इसको आप रेशियो मत बनाएं, ये एक्चुअल चाल ही है। इस चाल का अगर आप अनुपात बना लें तो 4 दूना 8 है, 4 3 12, ये अनुपात है चाल का, ठीक है। चाल और समय अनुपात में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो अगर समय का अनुपात बना ले तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। समय का अनुपात 3:2 हो जाएगा, इसको समझिएगा। सवाल हमसे यही कहता है कि अगर उसने 8 की बजाय 12 की गति ले ली तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। उसकी वास्तविक दूरी कितना बतानी है। सुनिए, यहां पर हमसे कहा कि 54 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। अगर उसने अपनी चाल को बदल दिया, 8 की बजाय 4 कर दिया, 12 कर दिया। एक बात ऐसे सोचिए थोड़ा सा, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है कितने समय का है बोलिए? 4, मतलब चाल का है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और इस वजह से उसकी जो दूरी बढ़ी है वो कितना, सॉरी दूरी कितना बढ़ी है? 54 बढ़ी है। तो इस दौरान अगर हम ये कह दें कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो हम ये सोच रहे थे कि हमको जो है, जैसे हम बढ़ाए तो हम 54 किलोमीटर ज्यादा तय कर पाए। तो इस 54 किलोमीटर को हमने कितने समय में तय किया होगा आप बताओ? 54 किलोमीटर को हमने समय लगाया होगा, बताइए, 54/4 किया होगा। 2 दूना 4 होता है, 2 27, अर्थात 27/2 हमने यहाँ पर क्या लिखा होगा? मिनट लगाए, घंटे लगाए होंगे, करेक्ट है, घंटे लगाए होंगे।
27/2 घंटे लगाए होंगे। कब? जब मेरी चाल थी 4। अगर मेरी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो मुझे जो समय लग रहा था 27/2 घंटे लग रहा था। और दूरी कितनी थी बोले? 54 थी। अब यही हमसे कह रहा है कि अगर मेरी चाल हो गई 8, जैसे मेरी चाल कितनी है? 8 है, और इस समय अगर हम लोग ये बात करें, जैसे हमारी चाल तो 8 है, हम ये चाहते हैं कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी है आपको। समझ रहे हैं? आप खुद सोचो कि इस 4 की वजह से आप 54 किलोमीटर ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो 8 अगर आपकी वास्तविक चाल है तो डबल कर दीजिए 54 को। तो इस सब करने के तामझाम की जरूरत नहीं, हम 108 किलोमीटर की वास्तविक दूरी तय। भाई हम तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं ना, तो हम जब 4 किलोमीटर बढ़ाए हैं तो 54 बढ़ा है, तो 4 की वजह से 54 है, तो 8 की वजह से 108 है। तो डी ऑप्शन लगाइए, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस। 21वें पर आइए। के किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरण दिए हैं, के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3। के एक्स माइनस वाई बराबर 2 है और 6x माइनस 2y बराबर कितना है बोलिए? 3 है। एक अद्वितीय मतलब यूनिक सोल्यूशन है। यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जब भी कभी ऐसा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब ऐसे में अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करनी है, अद्वितीय हल की, तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। मतलब इसको आप समझिएगा, तभी होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही पेयर सोल्यूशन का संभव है, एक के अलावा कोई और सोल्यूशन संभव नहीं है। तो k/6 करिए, k/6 इज नॉट इक्वल टू -1 अपान -2। सही है? माइनस माइनस से खत्म करिए, 2 से 3 हो गया। तो k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा। उसने हमसे क्या पूछा? k के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा? तो k का मान, इसने कहा k का मान 3 नहीं होना चाहिए, k का मान 3 के अलावा कुछ भी होगा तो अद्वितीय हल आएगा। फिलहाल हम k इज नॉट इक्वल टू क्या लगाएंगे? 3 करेंगे। k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, मतलब k का मान 3 ना हो, बाकी चाहे जो होगा तो अद्वितीय हल आएगा। करेक्ट है? यस। आगे देखता हूं। 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है तिमाही के हिसाब से, अर्थात 3-3 महीने पर ब्याज निकाला जा रहा है। अगर ब्याज तिमाही निकाला जाता है तो दर जो होती है 1/4 हो जाती है। 12 बटे कितना हो जाएगा? 4, मतलब 3% हो जाएगी। सही है? और 6 महीना जो समय है आपका, समय देखिए कितना दिया है? 6 माह दिया है। 6 माह को हम क्या लिखते हैं? 1/12 वर्ष लिखते हैं। ये आपका गुणे 4 हो जाएगा। 1/12 गुणे हम 4 कर दें, 1/12 हमारे पास देखिए, सॉरी 1 सेकंड, 6 माह मतलब 6/12 अर्थात 1/2 है। 1/2 को हम 4 से गुणा कर दें, अर्थात इस समय की बात करें 2 तिमाही होगी, मतलब हम 2 वर्ष की तरह इसको काउंट करेंगे। 3% की ब्याज दर हो जाएगी और 2 तिमाही समय हो जाएगा। इसको करा कैसे जाएगा सुनिए। प्रिंसिपल लिखिए, अमाउंट लिखिए। करेक्ट? 3% का मतलब होता है 3/100, मतलब हम लिखेंगे 100 में 3 जुड़कर 103, फिर 100 में 3 जुड़कर 103, 103। अर्थात हम कह सकते हैं 10,000 अगर प्रिंसिपल था तो इसको अगर हम वर्ग करेंगे ना तो 106,09 ये आएगा। तो इस प्रकार से हमें समझ गए, जैसे अपना पैसा 10,000 था और कुल रकम हमको बस सिंपल आ तो गया वर्ग ही 10,609 इतना रुपए प्राप्त हो। अगर ब्याज पूछा होता जोड़ देते, जितना भी जुड़ कर आया 609 रुपए, वही ब्याज के तौर पर ऐड हो जाता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सब लोग समझ गए होंगे। तो 22वां सवाल आपका डन होता है। 23वें पर चलिए। 3 पाइप है एबीसी 138 घंटे में एक टंकी को भर सकती हैं। तीनों जब मिलती हैं तो 138 घंटे में टंकी को भर सकती हैं। 46 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 46 घंटे तक तो साथ साथ काम की थी तीनों, बट जो है सी को फिर बंद कर दिया और ए और सी शेष भाग को 138 घंटों में तब भर पाए। ठीक है? टंकी को भरने के लिए अकेले अगर सी को ही कहा जाए तो उसे कुल कितना समय लग जाएगा? सुनिए, जब तीनों भरती हैं तो 138 घंटे लगते हैं। इसका मतलब हर घंटे तीनों 1-1 लीटर पानी डाल रही थी। 138 घंटे में 138 लीटर पानी, हम मान लेते हैं हमारी जरूरत ही टंकी की 138 लीटर ही है, यही अपने टोटल कार्य है और यही टोटल समय लगा है। इसका मतलब हम प्रति घंटे 1-1 यूनिट काम करते थे, ऐसे समझिएगा।
तीनों जो है ए बी सी कितने घंटे तक साथ साथ खोली गई थी बताइए? तीनों खोली गई थी 46 घंटे तक। तो 46 घंटे में तीनों ने 46 लीटर पानी डाला होगा। 46 लीटर, हम जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी की बात कर रहे हैं तो 46 घंटे में 46 लीटर पानी पड़ा होगा। अब 46 लीटर पानी पड़ा था, फिर सी को हमने क्लोज किया, सी को बंद किया। अब सी को बंद करने के बाद हमने जब चेक किया, देखा कि टंकी कितनी बची है, मैंने घटाया, 8 से 6 2 होता है, 12 से 4 8 होता है, ठीक है, 8 से 13 से 4 9 होता है, ठीक है, 8 से 6 2 13 से 92 लीटर अभी आवश्यकता है टंकी में पानी की। इस 92 लीटर को ध्यान सुनिएगा, इस 92 लीटर को ए और सी ने, लिखा होगा देखिए पढ़िएगा, ए और बी ने 92 लीटर को ए और बी ने, ए और बी ने 138 घंटे में भरा। 92 लीटर, 92 मतलब 92 बटे, अगर आप कह दीजिए 92 बटे टोटल कितना था 138, 92 बटे 138। सवाल कहता है कि ए और बी शेष भाग को 138 घंटे में भर पाते हैं, मतलब जो बचा भाग होता है उसको भी वो लोग 138 घंटे में भर पाते हैं। ये देखिए इसको हमने कर दिया 138, ठीक है। तो पूरा अगर भरना होता ए और बी को, अगर ए और बी को पूरा भरना होता तो अब देखो 23 से 4 बार गया, 23 6 बार गया, 6 3 18, 6 बिल्कुल 23 चौके कर दीजिए, 23 छक्के कर दीजिए, इसका 6 से गुणा करिए, अर्थात 138 गुणे 6 बटा 4 करिए, तो 2 दूना 4 होता, 2 तिया 6, 2 से और काटिए, 2 छंगे 12, 2 नवा 18। तो ए और बी अगर सोचा जाए तो पूरी टंकी को भर सकते थे 3 छंगे 3 नवा 27 और 3 छंगे 18 2 20, 207 घंटे में। करेक्ट है, 207 घंटे में दोनों मिलकर के टंकी को भर सकते थे। सवाल हमसे कहता है कि सी को अकेले अगर लगा दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर पाएगी। अब सी की अकेले की क्षमता तो कहीं पर है नहीं, सी की क्षमता, हाँ एक चीज हम लोग कर सकते थे, जैसे अगर यहीं पर सोचते कि सी, जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि पूरी टंकी हमारे पास कितनी थी, ऐसे सोचा करिए तो समझ में आएगा। दरअसल हमको सी से भरवाना है, और सी से भरवाने के पहले मैंने जो ए वाला पार्ट किया इसको थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज करिए। ए और बी 92 पार्ट बचा था, 92 बटा 138 को 138 ही घंटे में भर पाते थे। तो जैसे 23 चौके 92, 23 छक्के कर दिया। हमने देखा कि भाई अगर हम क्षमता की बात करें तो एक कुछ मत करिए, ऐसे सोचिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे रहने दीजिए, सोचिए अब होगा क्या। पूरी टंकी 138 लीटर है, पूरी टंकी 138 लीटर है, 92 बटा 38, 138 भाग 138 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब अगर पूरी टंकी को भरना होता, मतलब 138 को भरना होता, तो पूरी टंकी को भरने के लिए उन्हें कितना समय लगता बोलिए। जैसे हम तो किए थे अभी फिलहाल, वही हम लोगों ने किया था। ऐसे में देखिए हम लोग को एक चीज समझना होगा, जैसे अभी किया 23 के कितना आया 92, 23 छक्के कितना आया था इतना, ठीक है, और 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, सही है। अगर हम इसको ऊपर लेकर चले जाएं, जैसे हमने कहा कि चलो ए और बी मिल करके पूरी टंकी को 138 बटे 138 गुणे 3 बटे 2 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग काम कैसे करते हैं, जैसे ये लोग अगर जैसे पानी कितना डालते हैं हर घंटे, आप सोचो ये लोग हर घंटे, अगर इधर हम लोग इसको जो है, मतलब पूरी टंकी अगर 138 थी, 138 को अगर हम इससे भाग कर देते तो 2 ऊपर जाता, 2 ऊपर जाता, मतलब ये 2 बटा 3 लीटर पानी डाल सकते हैं, समझ रहे। अगर हम इसको 138 पूरी टंकी मान लेते और कहते इतना समय लगाते हैं लोग, ठीक है, तो 138 को अगर इससे भाग करते 2 बटा 3 लीटर पानी लोग डालते, जबकि तीनों लोग को मैंने कहा था कि 1 लीटर पानी डालते हैं। तीनों लोग अगर 1 लीटर पानी डालते हैं और उसमें ए और बी 2 बटा 3 डालते हैं तो सी 1/3 पानी डालता ही था, यस डालता था। टंकी की मात्रा कितनी थी 138, 80 से भरवाना था, तो 138 गुणे आप कितना कर दें 3, 3 अठे 24, 3 तिया 9, 9 2 9 2 11 और 3 1 के 3 1 414, 414 मिनट लगेगा अगर सी से भरवाना है पूरी टंकी को, तो आराम से भर जाएगी। थोड़ा समझ करके करिएगा, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। और नहीं आया तो बताइएगा कितने लोग का हो चुका है भी जरूर कंफर्म करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक वृत्त की स्पर्शजा का मतलब होता है टेंजेंट। PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से P तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन समझना जरूरी है। देखिए ऐसे है, ये सेंटर है, ये एक पॉइंट है जिससे इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। यहां पर वृत्त का केंद्र हमने कह दिया चलो O है, वृत्त की स्पर्शजा PQ है, यहां से P आया, यहां पर Q पड़ा, ठीक है। तो कह रहा है वृत्त की स्पर्शजा, इसकी लेंथ कितनी दिया है 24 दिया है, वृत्त के केंद्र से P तक, यहां से यहां तक की दूरी को 25 दिया है। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, 2 इंटू आर होता है।
मैं बता दूं, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। 90 डिग्री के सामने 25 है, 24 है, तो 25 के वर्ग से 24 के वर्ग को घटाने के बाद यहाँ पर बनेगा 7, अर्थात ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। ठीक है, 25, 24 और 7 का, कि 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी एक बेस और एक वर्ग आधार होगा, दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर इसको आपने सोचा तो रेडियस है, ये क्या है? रेडियस है। रेडियस का डबल ही डायमीटर होता है, तो 7 दूना कर दीजिए 14। ठीक है, 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग लिखिए। लास्ट सवाल देखिए, डीआई का है, पढ़ लीजिए, कर लीजिए। नीचे दिया गया वृत्तीय आरेख है। एक देश ने एक साल में विभिन्न खेलों पर किया गया व्यय दिखाया है। इस आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़े। कहा है, मतलब जैसे एक देश है, उसने अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं उस पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसको उसने बाई डिग्री सबको दिखाया है। और आप सबको पता है कि जो पाई चार्ट होता है डिग्री में ही इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सवाल कहता है कि टेनिस पर पूरे व्यय का कितने प्रतिशत खर्च हुआ? बहुत ही आसान है। टेनिस कहाँ है? 45 डिग्री है। मैं आपको बता दूं, 360 जो डिग्री होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री क्या होगा? सिंपल हो गया। 45 डिग्री का मान बताएं कितना हो गया, इसको समझिएगा। आइए देखिए, ट्राई करते हैं कैसे होगा। 45 कितनी बार जाएगा? 45 8 बार जाएगा ना। 8 से इसको भाग कर दीजिएगा, 8 कितना हो जाएगा बोलिए? 12.5। 12.5% होगा। राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है। और यहीं पर आज का टेस्ट कंप्लीट होता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आता है। कितने सवालों को आप लोग अच्छे से कर पाए, कितना नहीं कर पाए, किस में प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए। बाकी मुलाकात ऐसे ही अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।